सब्सक्राइब करिए डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी अपडेट्स पाने के लिए। आज जो नया चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं, बैंक की जानकारी और खातों के प्रकार, इसके संबंध में इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे बैंक की जानकारी। तो बैंकिंग के बारे में आप जानते हैं कि आज का समय जो है, हम किससे गुजर रहे हैं? हम प्रगतिशील युग से होकर गुजर रहे हैं। प्रगतिशील युग जो युग है, इसी से आप क्या चल रहे हैं, इसी से आगे बढ़ रहे हैं, गुजर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जहां हम आप हैं, तो हमारे चारों ओर क्या है? विकास की एक समग्र धारा बह रही है। चारों ओर विकास की समग्र धारा बह रही है। तो यहां या इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि समग्र विकास का आवाहन किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि समग्र विकास का आवाहन किया जा रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि जो विकास की आधारशिला का काम कर रही हैं, जितनी भी विकास की आधारशिलाएं हैं, विकास की आधारशिला, तो उन आधारशिलाओं में क्या बैंकिंग भी एक आधार का काम करती है। बैंकिंग भी एक आधार के रूप में कार्य कर रही है। तो यहां जब बैंक की बात करते हैं, बैंक, तो बैंक की जानकारी के विषय में जैसे हमारा खंड है कि हम बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बैंक के बारे में और सारी चीजें। तो यदि आप सामान्य व्यक्ति की बात करें या आप व्यवसायी की बात करें, जो व्यवसायिक लोग हैं, व्यवसायिक व्यक्ति हैं, या नौकरी पेशा या मजदूरी वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, तो किसी भी क्षेत्र में यदि आप देखें तो हर जगह एक बात निकल के आती है, संचय। हम कैसे संचय करें? तो यहां संचय के लिए पूर्व के जन्म में जब पूर्व के समय में जब हम बात करते हैं, बैंकों की बहुत ही कमी थी। अब यहां हम पूर्व समय की बात करते हैं, जब क्या था, बैंक की कमी थी। तो बैंक की कमी जब थी, तो उस समय लोग क्या करते थे, अपने धन को, अपने सोना चांदी मणि माणिक्य या जो भी करेंसी थी, वह अतिरिक्त धन को जमीन में गाड़ देते थे, नींव में छिपाते थे, दीवालों में चुनाते थे, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय करते थे। अब वहीं जब से आज के समय, आधुनिक समय में जब से बैंक का प्रादुर्भाव हुआ, तो आधुनिक समय अर्थात हम कह सकते हैं कि जब से बैंक का प्रादुर्भाव हुआ, बैंक सामने आई, अब हम क्या करते हैं, जो हमें संचय करना है, उस संचित धन को हम बैंकों में रखते हैं। और रखते ही नहीं, संचित ही नहीं करते, बल्कि उनसे हम कुछ अतिरिक्त धन भी प्राप्त करते हैं। तो यहां जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, तो जमाकर्ता क्या करेगा, बैंकों पे पैसा जमा करेगा और बैंक उस पैसे को जरूरतमंद लोगों को क्या करती है, उन्हें ऋण देने में व्यय करती है, और जो जमा करते हैं उनको भी कुछ धन देती है, यानी ब्याज के रूप में। तो इस तरह से
हम ये कह सकते हैं कि जो धन अचल था अब वह चल में बदल गया। अर्थात हम कहते थे ना अचल संपत्ति, अब वह अचल संपत्ति क्या हुई, चल संपत्ति में परिवर्तित हो गई। अब यहां हम बात करते हैं कि बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं। अगर हम किसी एक सामान्य व्यक्ति से बात करें, किसी सामान्य व्यक्ति से हम ये प्रश्न पूछें कि बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं, अगर आप बैंक जाते हैं तो किस उद्देश्य से जाते हैं, तो यहां पर व्यक्ति का जो उत्तर होगा वह करेगा कि हम पैसा जमा करने जाते हैं। यानी जो भी हमारे पास धन है हम धन को जमा करने जाते हैं। हम बैंक में उधार लेने जाते हैं। बैंक में क्या करते हैं, उधार लेने के लिए जाते हैं या धन निकालने के लिए जाते हैं। जो हमने पूर्व में बैंक में जमा किया है हम धन निकालने या कह सकते हैं कि धन आहरण करने के लिए जाते हैं। अब फिर आप यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम जमा करने जा रहे हैं तो बैंक में क्यों जमा करते हैं। हम अगला प्रश्न ये पूछ लें कि क्यों जमा करते हैं। तो जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का जो सामान्य उत्तर होगा वह किस रूप में उत्तर आएगा, वह क्यों जमा करने जाते हैं, तो दो चीजों का उसका उत्तर होगा। धन को क्या करने के लिए, धन को सुरक्षित रखने के लिए, और दूसरा वो कह सकता है कि ब्याज पाने के लिए। भाई धन बैंक में जमा करेंगे तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त धन बैंक भी देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज। तो दूसरा उसका उत्तर हो सकता है ब्याज पाने हेतु। अब यहीं पर पुनः आप प्रश्न करते हैं कि बैंक क्या क्या कार्य करते हैं। जो बैंक हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहां एक सामान्य जो आपका उत्तर आएगा कि बैंक जो भी वह देखा होगा सुना होगा। तो यहां बैंक क्या करता है, व्यापार प्रारंभ करने के लिए व्यापारियों को पैसा देता है, छोटे किसानों को कृषि के लिए, बेरोजगारों को व्यवसाय शुरू करने के लिए, अर्थात विभिन्न रूपों में वह बैंक क्या करता है। जैसे व्यवसायी है तो उसे व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए देगा, वहीं किसान है तो किसान को किसके लिए देगा, खेती के लिए देगा या खेती के उपकरण की क्रय करने हेतु बैंक देगा। और जो बेरोजगार हैं या जिनके पास कोई रोजगार नहीं है तो उनको क्या करेगा, उनको भी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए धन देता है। इतना ही नहीं बल्कि जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, अब बैंक उनको भी शिक्षा को जारी रखने के लिए वह ऋण देता है, लोन देता है। यानी शिक्षा को क्या करने के लिए, शिक्षा को जारी रखने या आगे ले जाने के लिए भी बैंक एजुकेशन लोन या इस तरह के बहुत सारे लोन को यानी ऋण को देता है। तो इतना ही नहीं बल्कि हम यहां तक कह सकते हैं कि बैंक खाताधारियों को और सरकार की दोनों के लिए कार्य करता है। जैसे स्कूल की फीस भी है अब बैंक में ही जमा होती है, पानी और बिजली के बिल बैंक में जमा करना, करों का भुगतान जो है वो बैंक में जमा करना, यानी विभिन्न प्रकार के हम टैक्स देते हैं। हमारा हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, इनकम टैक्स है, यानी जितने भी टैक्सेस हैं वो भी हम बैंक में सबमिट करते हैं। मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करने के लिए, हमने मकान के लिए लोन लिया उसके लिए जो किस्तें बनती हैं वो बैंक में जमा करना। और सबसे बड़ी चीज
प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब, अब प्रत्येक वेतनभोगी की वेतन वितरण की जो सुविधा होती है वह भी क्या होती है, वह भी बैंक के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। तो ये बैंक की एक सामान्य रूपरेखा। तो अब जब बैंक में हम जाते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि वहां पर हमें खाता खुलाना होता है। तो बैंक में खातों के प्रकार, किस किस प्रकार के खाते होते हैं, यानी बैंक में खाता के प्रकार। तो खाता के प्रकार में जो प्रमुख रूप से आते हैं, जब भी हम बैंक जाते हैं तो वहां जो भी काउंटर पे होगा वो पूछेगा किस प्रकार का खाता। तो आप सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत खाता खोलना चाहते हैं, आप चालू खाता करेंट अकाउंट खोलेंगे, आप सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट का खोलेंगे, आप आवर्ती या संचयी जमा खाता जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, अल्प वयस्क का खाता आप खोलेंगे अर्थात माइनर अकाउंट जो अभी 18 साल से कम की उम्र के हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट की बात करेंगे या आप लॉकर की सुविधा की बात करेंगे। ये विभिन्न प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं। तो हम यहाँ खातों के प्रकार में एक एक प्रकार की संक्षिप्त चर्चा करते हैं जो हमारे कोर्स में है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, बचत खाता, सेविंग अकाउंट। तो बचत नाम से ही है बचत, तो ऐसा खाता जिसका उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करता है। यानी बचत खाता जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कम और मध्यम आय वर्ग के लोग, जो कम और मध्यम आय वर्ग के लोग क्या कर सकें, के लिए बचत की भावना, के लिए बचत की भावना प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करते हैं, बचत खाता खोलते हैं। और यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम जमा राशि पर खोला जाता है। यह खाता न्यूनतम जमा राशि पर खोला जाता है। ये एक और इसकी विशेषता कि यह न्यूनतम जमा राशि पर खोला जाता है। और जो हमारा बचत है, अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विड्रॉल फॉर्म भरकर या चेक के माध्यम से हम पैसा निकालते हैं। और खाते में जो न्यूनतम धनराशि रखने वाले पर, यानी जो न्यूनतम धनराशि की बात होती है उसको रखने पर जमाकर्ता को बैंक से चेक बुक भी, कुछ बैंकों में 2000 है, कुछ में 3000, यानी हर बैंक का अपना है कि मिनिमम इतना रुपए आपके सेविंग अकाउंट में होगा तो आपको चेक बुक प्राप्त हो जाएगी। और इस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा कुछ ब्याज भी दिया जाता है। ये हमारा पहला क्या है, पहला बचत खाता। फिर दूसरे खाते की बात हम करते हैं, दूसरा है चालू खाता अर्थात करेंट अकाउंट। तो चालू खाता में नाम से ही क्लियर है कि वह चलायमान होता है, यानी इसमें कौन कौन आते हैं, बड़े व्यापारी, विभिन्न बड़ी कंपनियां, बड़े व्यापारी हैं, कंपनियां हैं, निगम और संस्थाएं हैं।
निगम और संस्थाएं क्या करती हैं? इसमें नगद लेन देन करती हैं। इसमें चालू खाता, और इसलिए वे बैंक से अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। चालू खाता में बैंक जमा राशि पर या जमा धन पर कोई भी ब्याज नहीं देता, पर ब्याज नहीं देता। और दूसरी चीज, इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। बचत खाते में तो कुछ सीमित समय तक के लिए होता है, इतनी बार ही, लेकिन चालू खाता में आप उससे ज्यादा बार धन को जमा कर सकते हैं और धन को निकाल सकते हैं। कभी कभी बैंक खाताधारी से नाम मात्र की फीस लेता है। फिर आपका अगला तीसरा आपका खाते का प्रकार की बात हम करते हैं, तो तीसरे खाते की बात करते हैं, सावधि जमा खाता। तीसरा हमारा खाता कौन सा है? सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा खाता में, अर्थात सावधि जमा खाता का जो आशय होता है वह क्या है कि धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि धन निश्चित समय के लिए, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, निश्चित समय के लिए जमा होता है। तो बैंक खाताधारी को इस जमा जो धनराशि वो जमा करता है निश्चित समय के लिए, उसके लिए वह क्या करता है? उसके लिए प्रमाण पत्र आपको प्रदान करता है, प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस पर, प्रमाण पत्र पर क्या क्या चीजें होंगी? प्रमाण पत्र पर राशि आपकी लिखी होगी, राशि के साथ समय आपका लिखा होगा, कितने समय के लिए है, और ब्याज दर लिखा होगा कि किस ब्याज दर से इस पर ब्याज मिलेगा, और ब्याज अदायगी की विधि भी लिखी होती है। जो ब्याज है तो उस ब्याज अदायगी की विधि भी लिखी होती है, और जमा का प्रकार, साथ ही साथ जमा का प्रकार भी लिखा होता है। तो यहां खाताधारी अवधि समाप्ति पर धन को निकालता है, या खाताधारी की आवश्यकता पड़ने पर परिपक्वता की अवधि के पूर्व भी ब्याज निकाला को कटौती करके वह ब्याज अपनी सावधि जमा यानी फिक्स अमाउंट को निकाल सकता है, और सावधि जमा में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा काफी अधिक होती है। ये आपका सावधि है। फिर आपका चौथा खाते का प्रकार जो है वह आवर्ती या संचयी जमा खाता। आवर्ती या संचयी जमा खाता। तो आवर्ती या संचयी जमा खाता, इसमें नाम से ही है, आवर्ती की बात कर रहे हैं, आवर्त की। तो इसमें एक निश्चित धन 5 रुपए या 10 रुपए के गुणांक में प्रतिमाह निश्चित अवधि तक जमा करना होता है, जिसे हम आप क्या कहते हैं? इसी को हम आप आरडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ये आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए कुछ निश्चित राशि या धन हम क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, और इसमें शर्त यह है कि निश्चित अवधि जो होगी
वह कम से कम 12 माह से कम नहीं होनी चाहिए और 10 वर्ष से अधिक नहीं, यानी 12 माह से लेकर 10 वर्ष के बीच में यह आपकी आरडी रिकरिंग डिपॉजिट का अलग अलग क्रम चलता है। और राशि आपकी जो होगी वह 5 या 10 के गुणांक के रूप में होगी। इसमें होगी 5 रुपए या 10 रुपए के गुणांक में होगी। और यह योजना उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभप्रद या उपयोगी होती है जो नियमित रूप से अल्प धनराशि को बचाना चाहते हैं। यह योजना डाकघर और बैंक दोनों में चलती है। इसके बाद हमारा अगला खाते का प्रकार की बात हम करते हैं। वह खाते का 5वां प्रकार है अल्प वयस्क खाता। माइनर अकाउंट की बात हम कर रहे हैं, जो अभी वयस्क नहीं है। तो अल्प वयस्क अकाउंट, माइनर अकाउंट की जब हम आप बात करते हैं तो 18 वर्ष की कम आयु वाला व्यक्ति अल्प वयस्क कहलाता है। अल्प वयस्क है कौन? 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। क्या कहलाता है? यह अल्प वयस्क कहलाता है। तो स्वाभाविक है कि अल्पवयस्क व्यक्ति को भी बैंक में खाता खोलने का हक है। हर व्यक्ति, चाहे वो वयस्क हो या अल्पवयस्क हो या वृद्ध हो, वह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता। अल्पवयस्क के लिए क्या है? चालू खाता यानी करेंट अकाउंट वह नहीं खोल सकता, उसका अधिकारी नहीं। वह ना तो अपने नाम से खाता खोल सकता है, वह अपने नाम से खाता खोल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अभिभावक को भी उसमें सम्मिलित करना है। तो अल्पवयस्क की आयु कम से कम 10 वर्ष होना आवश्यक है, जब उसका खाता अकेले भी खोल सकते हैं। लेकिन 10 वर्ष की कम की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। यहां क्या है कि 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम, इसमें तो क्या होगा? खाता अल्पवयस्क खोल सकता है। अल्पवयस्क खाता खोल सकता है, किंतु 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम पर क्या होगा? अभिभावक खाता खोलेगा। अभिभावक खाता खोलेगा। वही फिर आपकी बात हम करते हैं बैंक ड्राफ्ट। किसकी? बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट जिसे आप। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? ये डाकघरों से पत्रों की भांति धन यहां जो बैंक ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं वह बैंक ड्राफ्ट के साथ साथ जब पोस्ट ऑफिस की बात हम करते हैं तो वहां हम आप क्या करते थे? मनी ऑर्डर करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र के माध्यम से। इसी प्रकार बैंक भी धन का स्थानांतरण बैंक मांग पत्र या जिसे शॉर्ट में हम आप कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। वास्तव में बैंक ड्राफ्ट जो है वह क्या है? वह बैंक मांग पत्र, बैंक डिमांड ड्राफ्ट की बात हम करते हैं और साथ शॉर्ट में हम क्या करते हैं? मांग पत्र, या इसी जो पत्र है यही चीज आपकी क्या कहलाएगी? बैंक मांग की बात हम कर रहे हैं, या इसी को मांग यहां कॉमन करके और हम क्या कर देते हैं? खाली बैंक ड्राफ्ट। तो यहां जैसे वहां पोस्टल
ऑफिस में मनी ऑर्डर का पत्र की तरह जाता है, तो बैंक में क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट या बैंक मांग पत्र निर्गत करते हैं और यह ड्राफ्ट एक आज्ञा के रूप में होता है। यह ड्राफ्ट क्या होता है, एक आज्ञा के रूप में, निर्देश के रूप में होता है। यह एक आज्ञा के रूप में होता है जिसमें एक नियत राशि उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश होता है। आप डिमांड ड्राफ्ट देखेंगे तो उसमें लिखा होगा पे टू इतने धारक को अदा करने का निर्देश देता है। तो यहां जिसके नाम ड्राफ्ट निर्गत किया गया है वह धन उसे मिलेगा और धन भेजने वाला व्यक्ति एक निर्दिष्ट राशि को देकर ड्राफ्ट बनवाता है। तो जैसे आप 100 रुपए का ड्राफ्ट बनवाएंगे तो उस पर बैंक आपसे कमीशन की राशि भी लेती है। और इसके बाद अंतिम में चलते हैं, क्या है वह लॉकर। लॉकर सुविधा भी बैंक देती है या मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा की सुविधा देती है। तो बैंक जहां धन संबंधी कार्य करते हैं वहीं कीमती वस्तु, आभूषण, दस्तावेज आदि की सुरक्षा की व्यवस्था भी बैंक करती है। इस कार्य के लिए बैंक के पास एक अति सुदृढ़ कक्ष होता है, लॉकर रूम होता है, जिसमें लॉकर की व्यवस्था होती है और उसका अपना एक निश्चित किराया होता है। उसे देकर कोई भी व्यक्ति उस बैंक के जो जिसे हम स्ट्रांग रूम कहते हैं, उस स्ट्रांग रूम के लॉकर को किराए पर ले सकता है। और लॉकर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वह 2 चाबी, 2 की यानी 2 कुंजी के लगाने पर खुलता और बंद होता है। एक चाबी किराए पर लेने वाले व्यक्ति के पास होती है और दूसरी जिसे मास्टर चाबी वो बैंक में रख ली जाती है। और लॉकर खोलने के लिए बैंक का कर्मचारी मास्टर की लगाकर ताले को खोलकर अलग हट जाएगा और जिस व्यक्ति का लॉकर है जिसने किराए पर लिया है वह चाबी लगाकर लॉकर को खोल देता है। तो ये तो था आपके खाते का प्रकार। अब यहां हम थोड़ी सी चर्चा कर लें धन निकालने की विधियों का, यानी बैंक से धन निकालने की जो प्रमुख विधियां हैं। धन निकालने की प्रमुख विधियां, तो धन निकालने की जो प्रमुख विधियां हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकासी या आहरण फॉर्म के माध्यम से निकालते हैं। निकासी या आहरण फॉर्म, जिसे हम आप विड्रॉल फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा हम चेक द्वारा निकालते हैं और तीसरा क्या है, अब हम एटीएम के माध्यम से भी अपना धन आहरित करते हैं। तो यहां जब हम निकासी या विड्रॉल फॉर्म की बात करते हैं तो एक प्रपत्र की तरह क्या होता है, वह आपको उसमें पूरा डिटेल भरना होगा कि आप अपना अकाउंट नंबर भरेंगे, उसमें अपना डिटेल भरेंगे, सारी चीजों को एंट्री करके आप साइन करेंगे और जो साइन आपने बैंक खाता खोलते समय किया था उसी से मैच होनी चाहिए, अन्यथा आपका निकासी नहीं होगा। फिर दूसरा हमारा आता है चेक द्वारा निकासी का। तो यहां पर जैसे आहरण प्रपत्र होता है, विड्रॉल फॉर्म होता है, उसी तरह चेक बैंक के द्वारा निर्गत एक छपी हुई पर्ची के रूप में जिसे हम चेक कहते हैं और चेकों पर एक संख्या पड़ी होती है सबसे नीचे, तथा यह ग्राहक को 10, 20, 25 या 100 चेक की पुस्तिका के रूप में दी जाती है। और चेकबुक के लिए ग्राहक से बैंक नगद पैसा भी लेता है। ऐसा नहीं कि वो चेक इशू कर देगा और नगद न मिलने पर खाते से चेकबुक के मूल्य की धनराशि को वह काट लेता है। तो चेक भी हमारे प्रमुखतया 3 प्रकार के चेक होते हैं। कौन कौन से चेक हैं? एक आपका वाहक चेक या धारक चेक।
पहला हमारा चेक का प्रकार क्या है? वाहक चेक या धारक चेक, इसी को हम बेयरर चेक भी कहते हैं। तो यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं किसी वाहक के द्वारा उस पावती पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर लेता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जो चेक है उस पर खाता जिसका चेक है उस खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। फिर दूसरा आपका होता है आदेशित चेक। दूसरा चेक कौन सा है? आदेशित चेक, या इसी को ऑर्डर चेक भी कहते हैं। आदेशित चेक क्या है? इस प्रकार के चेक का भुगतान जो बैंक है वह उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है, वह आदेशित चेक। और तीसरा चेक जो होता है वह आपका रेखांकित चेक। तो जो रेखांकित चेक है यानी क्रॉस चेक है, तो क्रॉस चेक में क्या होता है कि जब चेक के बाएं कोने, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये चेक है, तो यहां बाएं कोने पर अगर तिरछी दो लाइन हम खींच देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वह आपका रेखांकित चेक कहलाता है। या अकाउंट पेई ओनली भी लिख देते हैं। अकाउंट पेई ओनली का मतलब इसी कॉर्नर पर हम अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं, तो वह चेक भी भुगतान सिर्फ और सिर्फ इसका आशय यह है कि रेखांकित हो, अकाउंट पेई हो, नॉट निगोशिएबल की चीजें लिखी हो, अकाउंट पेई ओनली के साथ साथ इसको शॉर्ट में हम आप क्या लिखते हैं? नॉट निगोशिएबल या A/C ओनली, अकाउंट पेई ओनली। तो ये क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम चेक है उसके खाते में ही पैसा जाता है। और तीसरा निकालने की विधि में हमारा एटीएम है। तो हम आप सभी जानते हैं कि इसे एटीएम का फुल फॉर्म की ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह एक स्वचालित और कंप्यूटरीकृत मशीन है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाओं को उपलब्ध कराती है। हम आप जानते हैं जो हमारा कार्ड है एटीएम का, संचालन के लिए एटीएम बैंक में नियत स्थान पर कार्ड को डालते हैं। फिर कार्ड को जैसे ही आप डालते हैं तो आमतौर पर एक लाइट, ग्रीन लाइट आपकी जलती है और एटीएम कार्ड मशीन में क्या करता है, वह आपसे पिन की डिमांड करेगा। और अब तो और भी अपडेटेड रूप आ गया कि आप एक फिक्स अमाउंट के ऊपर का अमाउंट निकालने लगेंगे। जैसे 10,000 तक या 10,000 के ऊपर जैसे आप जाएंगे तो जो बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर आपका ओटीपी आएगा और वह ओटीपी आप उस एटीएम मशीन पर डालेंगे, तब आपकी धन निकासी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने बैंकिंग से संबंधित समस्त जो हमारे कोर्स का खंड था उसको समझ लिया। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम।